हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमने इक्वेशन लिखने के कई सारे तरीके पढ़े कि स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें पता है और उसमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इसे बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा तरीका हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट दिया है तो उन दोनों पॉइंट की मदद से हम कैसे उसका इक्वेशन लिखेंगे, इसे बोलते हैं टू पॉइंट्स फॉर्म। तीसरा हमने ये पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा और वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में उसका इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इस तरीके से हमने एक और तरीका देखा था कि इंटरसेप्ट अगर दिया रहेगा ए और बी तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके थे लिखने के और एक नॉर्मल फॉर्म था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर अगर ओरिजिन से नॉर्मल डाला गया है, उसका लेंथ दिया गया है, तो हम कैसे लिखते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हमने देखे इक्वेशन लिखने के। बट इक्वेशन को जब हम अरेंज करके फाइनली लिखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इसी फॉर्म को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म पे होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे तरीके हमने सीखे कि इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, बट उस उनका जो एक जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है। अरेंज करने के बाद वो हमेशा इसी फॉर्म पे आएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म पर लिख सकते हैं। सो जनरल इक्वेशन ये है। अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि इसका और भी जो फॉर्म है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। सो पहला है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, जहाँ पर m स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, इसका स्लोप m होगा और ये y एक्सिस को जहाँ पर कट रहा है वहां से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है c, यानी कि y इंटरसेप्ट। और इस केस में हम इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो जनरल इक्वेशन है हमारा, अभी हमने देखा एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। अब इस जनरल इक्वेशन को हम ऐसे अरेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखकर कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले हम बी वाई सेपरेट कर लेते हैं, माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी। सो वाई इक्वल टू होगा माइनस ऑफ ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस ऑफ सी अपॉन बी। इसको मानते हैं इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और टू को अब कंपेयर करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, सो क्या हमें मिलेगा कंपेयर करने पर, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, c इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। ये दो चीजें मिलेगी। यहाँ पर m क्या है, ये हमारा होगा स्लोप और ये क्या होगा y इंटरसेप्ट।
ठीक है, तो अगर हमें जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो उस जनरल इक्वेशन को हम चाहें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा दिया है इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए अपॉन बी, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी अपॉन बी। फिर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जो सिंपलेस्ट वे है ना लिखने का, हम ये फॉर्मूला नहीं रटेंगे, एम इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन टू, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो जो आ जाएगा स्लोप होगा वो अपने आप मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। स्लोप हम बता सकते हैं, इक्वेशन देख करके हम किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता सकते हैं। ये वाला चीज जो होगा फैक्टर, इसका जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होगा। सो यहाँ पर अगर b इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर b इक्वल टू जीरो हो जाए तब क्या होगा, यहाँ पर पहले b नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, b नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये चीज है। दूसरा केस में b इक्वल टू अगर इसमें जीरो हो जाता तो ये चीजें ना डिफाइन नहीं हो पाती। सो अगर b इक्वल टू जीरो होगा, इफ b इक्वल टू जीरो, देन हमारा इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इससे हो जाएगा कि एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। सो उस केस में ना ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा जो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये लाइन इधर कहीं वर्टिकल होगा, डिपेंड करता है कि माइनस सी अपॉन ए क्या आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन ऐसा होगा, और अगर वो नेगेटिव आता है माइनस सी अपॉन ए जो फाइनली आएगा वो नेगेटिव आता है, तो फिर लाइन इधर होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंटायरली इस वैल्यू पे। सो ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर c नॉट इक्वल टू जीरो है, देन जो जनरल इक्वेशन है हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस कैन बी रिटेन एज एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सी। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा वो क्या था, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, सॉरी ये नहीं था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ये वाला। तो राइट साइड हमेशा हमेशा यूनिटी होता है। ठीक है, तो राइट साइड यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस सी है, माइनस सी से डिवाइड कर देंगे, इधर हो जाएगा वन, इधर माइनस सी, इधर माइनस सी। अब इसको अरेंज करेंगे, ए नीचे आएगा, यहाँ पर बी नीचे आएगा, तो x डिवाइडेड बाई माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू वन। तो ये हमारा बन गया इस फॉर्म पे, ये हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स एक्सिस में जो लाइन कट करता है ये डिस्टेंस कहलाता है ए और ये कहलाता है बी। तो यहाँ पर कंपेयर करने पे, इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या मिलता है, दिस स्मॉल a equal to minus of c upon a and this small b equal to minus of c upon b। तो ये चीजें हैं, ये वाला हो गया हमारा x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अगर c इक्वल टू जीरो हो जाए तब क्या होगा, ये चीजें तब थी जब c नॉट इक्वल टू जीरो था, क्योंकि अगर c जीरो हो जाएगा तो फिर a जीरो हो जाएगा, b भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर c जीरो हो जाए तब जो जनरल इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन बी
एक्स। सो y इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी टाइम्स एक्स, ये जो इक्वेशन होगा इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो जाएगा हमारा ओरिजिन से होते हुए। इसका स्लोप क्या है, माइनस ए अपॉन बी। क्योंकि ये जीरो जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो रखेंगे इधर जीरो रखेंगे तो ये बैलेंस हो जा रहा है। दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। अब जैसा इसका स्लोप होता है उस हिसाब से ये लाइन कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा। ठीक है, स्लोप अगर ज्यादा होगा तो लाइन ऐसे उठा हुआ जाएगा, स्लोप कम होगा तो वो ऐसे जाएगा, स्लोप ज्यादा होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, और ज्यादा होगा तो ऐसे जाएगा। तो डिपेंड करता है इस कोफिशिएंट पे। वो विच इज ए लाइन passing through the origin। अब ओरिजिन से पास कर रहा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ना तो एक्स एक्सिस को इधर किसी डिस्टेंस पे काट रहा है, अगर डिस्टेंस पे काटता तो ओरिजिन से इसको मेजर करते हैं ना स्मॉल है, अगर इधर कट करता है तो यहाँ से ऐसे मेजर करते हैं। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मीन्स ना तो एक्स इंटरसेप्ट डिफाइंड हो रहा है और ना ही वाई इंटरसेप्ट। डिफाइंड नहीं बोलेंगे उसको, अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो जीरो है क्योंकि वो ओरिजिन से होकर के जा रहा है। सी जीरो है ना, इस केस में सी जीरो है, तो जब सी जीरो होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो जीरो हो जाएंगे हमारे। ये है मतलब इसको कहने का। हैज जीरो इंटरसेप्ट। तीसरा आता है इसमें नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ा था, क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। सो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे नॉर्मल का जो डिस्टेंस था वो पी, और ये वाला जो एंगल था वो था ओमेगा। जब ऐसा होता है तब इसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। अब उसी लाइन का जो जनरल इक्वेशन होगा वो होगा ऐसा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ध्यान देंगे एक चीज इसमें, हम क्या किए अब तक, जो भी चीज था जनरल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे थे दूसरे फॉर्म पर। पहला चीज देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। सो ये हमारा जनरल फॉर्म था, इसको हम इस फॉर्म पे कन्वर्ट किए स्लोप इंटरसेप्ट से, इसीलिए हम इसको कंपेयर करके m के बराबर इसको लिख पाते थे। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हम इस चीज को कन्वर्ट कर दिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ये ऑटोमेटिकली m जो है इसके बराबर होगा, यानी कि हम m को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल इक्वेशन की मदद से। दूसरे में क्या था, ये हमारा जनरल इक्वेशन था, इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखा इस तरीके से, और ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो हम इसको कंपेयर करके ये लिख सकते हैं, स्मॉल ए इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, और बी ऐसे। तो हम स्मॉल ए और स्मॉल बी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बट जैसे हम इसमें आते हैं, यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म पर नहीं लिख रहे हैं, एक ही इक्वेशन है, उसका नॉर्मल फॉर्म ऐसे होता है और ये जनरल इक्वेशन ऐसे है। दो इक्वेशन सेम होने का ये मतलब नहीं है कि कोफिशिएंट उसका सेम हो जाए, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू वन, इसी को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस टू वाई इक्वल टू टू। यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर नहीं हो जाएंगे कि वन बराबर टू, ये वन बराबर टू, ऐसा नहीं होता है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन
इसीलिए इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शन होंगे, ये वाला कोफिशिएंट और ये। सो ए अपॉन कॉस ओमेगा, बी अपॉन कॉस ओमेगा और माइनस सी अपॉन पी, ये सब बराबर होंगे, यानी कि इनके जो कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये और ये कोफिशिएंट ये प्रोपोर्शनल होगा इसके और इसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप बनता है। अब यहां से देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इक्वलिटी को लेकर के चलते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वलिटी ऑफ वन, ये हमारा इक्वेशन वन है। सो ए अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ ए पी अपॉन सी। उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को अगर लेंगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वलिटी ऑफ वन, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ बी पी अपॉन सी। सो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा का वैल्यू मिल गया। हम जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू वन, ये चीज होगा। ट्राइग्नोमेट्री हमें यही बताता है। सो यहाँ से हम इनका जब वैल्यू पुट करेंगे, बी पी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए पी अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल टू वन, सो यहाँ से हमें मिलेगा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज पी का दो वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो वैल्यू मिलेगा पी का। अब इस पी के वैल्यू को अगर हम इसमें रखें कॉस ओमेगा और इसमें रखें साइन ओमेगा, तो हम निकाल सकते हैं साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा का वैल्यू। देयरफॉर कॉस ओमेगा बराबर माइनस ए पी अपॉन सी है, तो पी के जगह पर अगर हम रखते हैं ये वाला चीज, तो मल्टीप्लाई क्या होगा वहाँ, माइनस ए अपॉन सी, ये सी से कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से साइन ओमेगा प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर normal form of the equation ax plus by plus c equal to 0 is x cos omega plus y sin omega equal to p, where p equal to कैसे था, प्लस माइनस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस ओमेगा क्या था, ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा क्या था, प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अब चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
Equation of a line is 3x minus 4y plus 10 equal to 0. Find its slope x and y intercept. So पहला नंबर 3x minus 4y plus 10 equal to 0. स्लोप बताना है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर इसको लिख देते हैं. फर्स्ट वी राइट 1 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तभी हम स्लोप बता पाएंगे. ठीक है. 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0. 4y को हम अलग कर लेते हैं. 4y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 10. अब y इक्वल टू 3/4 x प्लस 10/4. सो कंपेयर करेंगे हम उससे. किससे? कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c वी गेट. देखिए हम फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं. जो फॉर्मूला हम बताए थे स्लोप कैसे निकालते हैं कि m इक्वल टू माइनस ऑफ a अपॉन b, इससे निकाल सकते हैं. बट ना इतना फॉर्मूला याद कैसे करेंगे. कंसेप्ट बिल्ड होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे तरीके से. ये फॉर्मूला रटना सही बात नहीं है. सो सही तरीका हमको तो यही लगता है कि आप ये तरीका समझें कि कैसे करते हैं. हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पर ही लिख देंगे, वहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे. क्यों इतना सारा कोफिशिएंट को अलग अलग से कैलकुलेट करके निकालना. सो कंपेयर करने पे क्या मिलता है, इसको जब कंपेयर करेंगे इसके तो m इक्वल टू हो जाएगा 3/4. m इक्वल टू 3/4 ये हमारा है स्लोप. ठीक है. c इक्वल टू 10/4. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. सो 5/2 ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट. ठीक है. तो इसमें y इंटरसेप्ट ये चीज आया. लेकिन ये y इंटरसेप्ट सेम इसमें होगा ऐसा जरूरी नहीं है दूसरा वाला पार्ट में. क्योंकि उसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही बताना है. वो अलग फॉर्म होता है. उसमें जो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 लिखते हैं उस वाले से उसको निकाल पाएंगे. स्लोप बताने के लिए हमको ये लिखना जरूरी था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो इससे हमने ये स्लोप बता दिया. अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका. तो इक्वेशन क्या था हमारा 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 10 इक्वल टू 0. 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 10 ये होगा. अब डिवाइड कर देंगे माइनस ऑफ 10 से दोनों साइड. माइनस 4y माइनस ऑफ 10. सो इधर भी हो जाएगा माइनस ऑफ 10 डिवाइडिंग बाय -10 से हम डिवाइड कर दी. अब अरेंज करते हैं. x अपॉन -10/3 प्लस y अपॉन -10/4 और इधर हो जाएगा 1. कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ. कंपेयरिंग विथ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. सो a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10/3. ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट. दूसरा b इक्वल टू मिलेगा -10/4. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. सो -5/2 ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट. ठीक है. ये x इंटरसेप्ट आया या हमारा -10/3 और y इंटरसेप्ट आया -5/2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेड्यूस द इक्वेशन √3x प्लस y -8 इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म.
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा। बस इसके लिए फॉर्मूला हमको याद रखना है, बस यही एक फॉर्म है, -8 = 0। इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी = 0 से, सो हमें मिलता है ए √3, बी =1, सी -8। अब हम बारी बारी से तीनों चीज निकालते हैं। पी निकालना है हमको, प्लस माइनस क्या होता है, सी अपॉन √(a² प्लस b²। सो क्या आएगा ये, प्लस माइनस, सी का वैल्यू है -8, a² यानी कि √3 का स्क्वायर ये 3 आएगा, b² यानी कि 1, सो प्लस माइनस 8 अपॉन ये हो जाएगा 2। अच्छा, एक चीज नोट करना होगा, जो p का वैल्यू होता है ना, इसको पॉजिटिव रखना होता है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस होता है। सो p को पॉजिटिव बनाने के लिए ही ये प्लस माइनस लगाया जाता है। अगर इसका वैल्यू प्लस है फिर तो ठीक है, इसको प्लस ही लेंगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो माइनस लगा के फिर इसको पॉजिटिव बनाएंगे। सो ये चॉइस ऑफ साइन ये डिपेंड करता है p को पॉजिटिव बनाने के ऊपर, ठीक है ना, कि हम उसको क्या रखना चाह रहे हैं। हम इसको पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से हम इसको साइन को लेंगे। सो choice of sign is made so that p should be positive। ठीक है, उसको पॉजिटिव मेंटेन रखना है। सो ये आएगा 4, 2 4 जा 8, और हम प्लस वाला ही लेंगे इसमें। सो p का वैल्यू ये आ गया। अब हम निकालेंगे बाकी जो cos ओमेगा था। cos ओमेगा क्या था, a/√a² प्लस b²। a का वैल्यू √3 और ये हो जाएगा हमारा √4, दैट इज √3/2 साइन ओमेगा। अगर यहाँ पर हम इसको नेगेटिव लेते ना तो फिर बाकी में भी नेगेटिव लेते, तो इसमें प्लस माइनस जो लगा था दोनों फॉर्मूला पे, इस पे भी लगा था। तो अगर हम p के लिए नेगेटिव लेते तो फिर इसमें भी नेगेटिव लेते हैं, बट इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमारा p 4 आ रहा है, यहाँ पर हमको प्लस लेके चलना पड़ा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता तो फिर हम नेगेटिव लगा करके इसको पॉजिटिव बनाते, उस केस में इधर भी नेगेटिव लेते। सो ये हो जाएगा p/a² प्लस b²। b का वैल्यू है 1 और नीचे स्क्वायर रूट में 4, सो 1/2 ये चीज़ आएगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए। जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा = p। सो एक्स कॉस ओमेगा हमारा कितना आ रहा है, √3/2, राइट, √3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई = p होता है, तो p का वैल्यू 4। ये रहा हमारा नॉर्मल फॉर्म। इसको और अरेंज कर सकते हैं हम, इसको और अरेंज करेंगे तो √3x प्लस वाई = 8 होगा, ये होगा एग्जैक्टली। लेकिन ये वाला जो है ना, ये फॉर्म जो है ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला जो है, अगर इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं माइनस हो जाएगा 0, तब ये बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0।
ये वाला फॉर्म हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म हमारा यही, ठीक है। तो आई थिंक इसको लिखना सही नहीं होगा, ये नॉर्मल फॉर्म क्यों है पता है? क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्टली कॉस ओमेगा है, ये वैल्यू है साइन ओमेगा, और ये वैल्यू है पी। तो इसी फॉर्म पर लिखेंगे हम, तभी ये वाला वैलिड होगा कि एक से, और ये कॉस ओमेगा इसके बराबर, साइन ओमेगा इसके बराबर, और पी का वैल्यू 4। अब इसकी मदद से हम एंगल को भी बता पाएंगे, क्योंकि ये कॉस ओमेगा होता है। कॉस ओमेगा अगर √3/2 आ रहा है, तो ओमेगा कितना आएगा, कितना पे होता है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एक्स प्लस साइन 30 डिग्री, दोनों में एंगल सेम होगा। साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री में √3/2 होता है। सो दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे दूसरा भी तरीका है इसका, और आसान है वो। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सी को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस सी, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब ऑटोमेटिकली ये वाला जो कॉफिशिएंट है, ये हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा, ये हो जाएगा पी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, उससे भी हम बना सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं स्ट्रेट लाइन के, उनके बीच का एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए हमको पता है स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, स्लोप चाहिए तब जाकर हम एंगल बता सकते हैं। और स्लोप बताने के लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखना होगा। सो मान लेते हैं कि लाइन हमारा L1 है, y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर इसको लिखेंगे, y इक्वल टू √3x प्लस 5। सो कंपेयर जब करेंगे ना इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ पर हम इसको m1 ले रहे हैं, इसको c1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो लाइनें हैं। सो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, c1 इक्वल टू 5। c1 से हमको मतलब ही नहीं, हमको बस m1 m2 चाहिए। दूसरा लाइन √3y माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू हो जाएगा 1/√3x माइनस 6/√3। सो m2 इक्वल टू, कंपेयर करने से ये मिलेगा, c2 इक्वल टू माइनस 6/√3। m1 m2 मिल गया। अब हम निकालेंगे एंगल। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा, ये L1 ये L2, इसके एंगल, इसके बीच का एंगल थीटा, दूसरा एंगल फाइ। तो जो स्मॉल एंगल होगा हम वही लेंगे। अगर थीटा बड़ा आएगा ना, तो 180 में उसको घटा करके पाई निकाल देंगे, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, और मॉड में इसको लेते हैं, क्योंकि m1 बड़ा है m2 बड़ा है, इससे डिपेंड नहीं करता है। 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका मॉड लगा देते हैं। m1 क्या है, √3, m2 हमारा है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। यहाँ पर √3 कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2/√3, और ये हो जाएगा 2।
इक्वल टू 2/√3/1/2। 2 कैंसल, तो फाइनली हमें मिलेगा 1/√3। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड अब हटा सकते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। ये क्या हो जाएगा, कितना में आता है √3? 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि एक्यूट एंगल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।